So, hello everyone. Myself Vivek Prakash, and good evening to everybody. And I want to discuss some basics commands on Linux that will be useful for bioinformatics. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. So, as you can see that uh, this topic relate to the introduction of some basic Linux commands that will be helpful for Linux. Oh, sorry, bioinformatics. So, first we पहले तो हम ये बात करते हैं कि लिनक्स क्या होता है एक्चुअली। देखो, लिनक्स एक्चुअली क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसके कोड्स अवेलेबल है, कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है। और जैसे कि यूनिक्स सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडो है आपका। विंडो जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो ओपन सोर्स नहीं होता है, उसको कोई प्रीमियम हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो लिनक्स बेसिकली क्या है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है। ठीक है। और ये लाइनस टॉरवाल्ड के थ्रू बनाया गया था, मतलब डेवलप किया गया था 1991 में। और जैसे यूनिक्स के, हाँ, मेनली क्या है कि जैसे सबसे पहले यूनिक्स डेवलप हुआ था। यूनिक्स कर्नल जो है वो विंडो के लिए था, उसी के बेसिस पे लिनक्स डेवलप हुआ है। बट आज के टाइम पे लिनक्स जो है वो यूनिक्स से सबसे ज्यादा एडवांस हो चुकी है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर कैपेबिलिटीज के केसेस में। और जनरली क्या है कि जैसे सर्वर्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, और एंड्रॉयड डिवाइसेस भी जो हमारे आजकल है वो यूनिक्स बेस्ड होते हैं। ठीक है। और सोर्स कोड जो है हमारे जो लिनक्स के हैं मोस्टली वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, कोई भी इसको कस्टमाइज कर सकता है। मेनली जो मेन पर्पस क्या है हमारा लिनक्स का, कि हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हम जैसे उबंटू देखा है, और बहुत सारे अलग, जैसे काली लिनक्स है और आर्क लिनक्स है, उनका सबका इंटरफेस अलग लिखा हुआ है, वो अलग अलग डेवलपर्स द्वारा लिखा। और जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो लिनक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने कस्टमाइजेशन के बेस पे। जैसे उबंटू हम जनरली यूज करते हैं, तो उबंटू का हमारा जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो हमारा इंटरफेस है वो उबंटू कंपनी द्वारा डेवलप है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे कि फेडोरा है, सेंटोस है, डेबियन है, और एक आर्क लिनक्स है। आर्क लिनक्स सबसे ज्यादा फेमस है डेवलपर्स की कम्युनिटी में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिनिमलिस्ट होता है और इसको हाईली कस्टमाइज किया जाता है। जनरली हम यूँ कह सकते हैं कि आर्क लिनक्स जो है हमारा वो बेसिक लिनक्स सिस्टम होता है, उसको बहुत ही ज्यादा लेस डेवलप किया गया होता है, और उसको हम खुद कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। जबकि फेडोरा और उबंटू और सेंटोस है, ये जनरली मोस्टली इनमें टूल्स आप देखोगे डेवलप हो चुके होते हैं। सेंटोस जो है वो जनरली क्या होता है कि एक रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स है, ये जनरली एक कंपनी रेड हैट द्वारा बनाया हुआ है। ये मोस्टली लिनक्स एक प्रीमियम वर्जन होता है, जैसे कि उबंटू में भी एक प्रो वर्जन आता है। तो उसका एक फ्री वर्जन सेंटोस है, ये पहले बहुत ज्यादा डिमांड में था, क्योंकि लोग जैसे ओपन सोर्स के पीछे भागते हैं। तो रेड हैट को बिल्कुल ही ये जैसे कस्टमाइज किया हुआ है, बिल्कुल रेड हैट की तरह। ठीक है। उसके बाद अब हम फाइल सिस्टम के वगैरह अगर हम देखते हैं लिनक्स के, तो फाइल सिस्टम जब भी हम लिनक्स में देखते हैं तो टर्मिनल में हमें एक स्लैश दिखता है सबसे पहले, जो रूट डायरेक्टरी को डिफाइन करता है। तो रूट डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता है, सबसे कोई भी जैसे सिस्टम होता है उसका एक बेस होता है। बेस मतलब वहां से वो, जैसे ट्री होती है ना तो उसका रूट होता है, वैसे ही ये वहां से इंटीग्रेट करके निकलता है। उसके बाद जैसे हमारी एक स्लैश के बाद, जैसे हमारी रूट डायरेक्टरी के बाद हम दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, तो एक होम डायरेक्टरी आती है, जिसके अंदर हमारी पर्सनल डायरेक्टरीज वगैरह फाइल्स होती है, जो जनरली हमारे होम के बाद कोई अगर यूजर क्रिएट करता है तो वो स्लैश लगा के, जैसे पीटर हो गया, तो वो हमारा यूजर ग्रुप हो जाता है। तो एक ईटीसी डायरेक्टरी होती है। ईटीसी डायरेक्टरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारी जैसे हम कोई फाइल कस्टमाइज करते हैं, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सब के सब ईटीसी में होती है। जैसे हमारा कोई भी एपीटी वगैरह या कोई फाइल होती है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें सेट करनी है, जैसे एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी ईटीसी डायरेक्टरी में होती है। एक वेरिएबल डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर जनरली लॉग्स
स्टोर्ड होते हैं। लॉग्स होते हैं जैसे एरर्स वगैरह हमारी कोई कमांड के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, वो लॉग्स सारे के सारे हमारे वेरिएबल डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं। यूजर डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारे जो प्रोग्राम्स हमारे स्टोर्ड होते हैं, जैसे हमने कोई वीएलसी प्रोग्राम अगर हमने इंस्टॉल किया है थर्ड पार्टी, ठीक है, या कोई लाइब्रेरीज वगैरह हमने कोई इंस्टॉल की है, जैसे हमने पाइथन की पीआईपी वगैरह हमने इंस्टॉल किया है, वो सब हमारी यूजर डायरेक्टरी में जाती है। एक बिन डायरेक्टरी होती है। बिन डायरेक्टरी मोस्टली सिस्टम के लिए एसेंशियल होती है, जो जनरली जैसे सिस्टम रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए स्टोर होती है। जैसे हमारा बैश का एक शेल होता है, जो मोस्टली शेल होता है हमारा लिनक्स का, वो हमारा बिन डायरेक्टरी में स्टोर होता है। टेम्परेरी डायरेक्टरी होती है जो हमारी कोई भी फाइल्स टेम्परेरी अगर जनरेट होती है उसके लिए स्टोर होती है। और एक डेव डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारी फाइल्स, जैसे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनके रिलेटेड, हमारी जो जैसे हमारा कोई एसएसडी वगैरह हमारे पीसी में लगा होता है तो वो डेव डायरेक्टरी में होता है। इसके अलावा हमारी एक प्रोक डायरेक्टरी होती है। प्रोक डायरेक्टरी में हमारे जो प्रोसेस होते हैं उन सब की सारी डिटेल्स वगैरह स्टोर्ड होती है। इसके अलावा एक और डायरेक्टरी होती है हमारी जिसमें हमारा एमएनटी होता है, जिसमें हमारे जो कोई भी अगर डिवाइस हम एक्सटर्नली माउंट करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया या कोई भी कार्ड रीडर वगैरह, अगर हम एक्सटर्नली लगाते हैं तो वो हमारा एमएनटी डायरेक्टरी में आता है। अब बेसिक कमांड अगर हम देखते हैं लिनक्स के लिए, जो जनरली सबसे बेसिक्स होती है, जो ज्यादातर यूज होती है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक एलएस कमांड होती है। एलएस कमांड्स क्या होती है, जैसे कि अगर हम उबंटू में हम डायरेक्टली अगर एक टर्मिनल ओपन करते हैं, तो टर्मिनल ओपन करने के बाद हमारा एक जैसे हमें देखना हो कि हमारी करंट फोल्डर के अंदर कौन कौन से फाइल्स और डायरेक्टरीज है। डायरेक्टरीज मतलब कौन कौन से फोल्डर्स है हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो हम सिंपली टाइप करेंगे अगर हम एलएस, तो हमारे को पूरी की पूरी वो एक लिस्ट दे देगा। अब इसको भी हम अलग अलग कस्टमाइजेशन तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर हम एक इनको कहते हैं हम फ्लैग्स, अगर हम डैश एल लगाते हैं तो हमारा, जैसे हम लिखते हैं एल एस स्पेस डैश एल, तो हमारा जो कोई भी डिटेल्स होगी फाइल से रिलेटेड वो लॉन्ग फॉर्मेट में आएगी, मतलब पूरी डिटेल्स देगी कि वो कब क्रिएट हुई है, यूजर उसके अंदर कितने हैं, किसको कितनी परमिशन है, ठीक है। और अगर हम डैश ए लगाते हैं साथ में तो हमें कोई जैसे हिडन फाइल्स होती है वो भी हमें विजिबल हो जाती है। इसके अलावा एक फ्लैग और होता है डैश एच नाम से, जिसके हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट की वजह से यूज करते हैं। एक सीडी कमांड होती है। सीडी कमांड हम जनरली यूज करते हैं, जैसे हमें एक फोल्डर से क्लिक करते हैं तो फिर उसके अंदर एक और फोल्डर आता है, तो फोल्डर टू फोल्डर जंप करने के लिए हम, क्योंकि हमारे टर्मिनल में माउस का यूज नहीं होता है, तो सीडी कमांड के थ्रू हम स्विच करते हैं डायरेक्टरीज में। जैसे मान लो अगर हमें सीडी करके, जैसे अगर हम जैसे अभी इस बारे में अभी मैं बताऊंगा, जैसे अगर हम किसी फोल्डर के अंदर है और हमें उससे किसी और फोल्डर में जाना है, तो हम उस फोल्डर के अंदर जैसे जैसे पाथ दे देते हैं। जैसे स्लैश हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा रूट डायरेक्टरी, फिर ये हमारा होम डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद कोई यूजर है और यूजर के हमारा ये डॉक्यूमेंट करके एक फोल्डर है। तो इस तरीके से हम इससे जंप कर सकते हैं जब फोल्डर टू फोल्डर। पीडब्ल्यूडी जनरली हमारी है, जैसे अगर हमारे टर्मिनल में हमें जानना हो कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हम अभी काम कर रहे हैं या कौन से फोल्डर के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमें सिंपली हम पीडब्ल्यूडी लिखेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। मेन कमांड जो है हमारी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सीपी और एमबी। अगर हमें एक फाइल कॉपी करनी हो तो जनरली हम क्या करते हैं, माउस से हम राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं। बट टर्मिनल में ऐसा नहीं होता। टर्मिनल में हमें क्या करना पड़ता है, सीपी कमांड का यूज करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेट ये होता है, वो ये होता है कि अगर हम सीपी लिखेंगे पहले, उसके बाद हमें कोई फाइल लिखेंगे, उस फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल हम एक यहाँ पर मेंशन करेंगे जो पहले से अगर जनरेट है वो ठीक है, नहीं भी होगी तो हम यहाँ पर अगर कोई फाइल का नाम लिख देंगे, वो दूसरी फाइल एक जनरेट कर देगा। तो वो क्या करेगा, इस फाइल को पूरे के पूरे कॉपी कर देगा किसी दूसरी फाइल में। मूव का क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंटेंट उस फाइल का दूसरी फाइल में मूव कर देगा। जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं एमवी करके, एमवी, फिर फाइल नेम फर्स्ट और फिर फाइल नेम सेकंड, तो ये फर्स्ट फाइल का पूरा कंटेंट स्विच कर देगा दूसरी फाइल में। जनरली हम इसको रीनेम के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो इस फाइल पूरी की पूरी ये इस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। आरएम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो जनरली हम फाइल क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन उनको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी भी फाइल को अगर हमें डिलीट करना हो तो हम आरएम कमांड का यूज करते हैं। इसका फ्लैग जो जिस तरीके से अगर हम यूज करते हैं, तो सिंपली हम आरएम स्पेस फाइल नेम अगर हम मेंशन करेंगे तो हमारी फाइल नेम तो पता ही, हम एलएस से अगर देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स है। अगर हमें कोई फाइल डिलीट करनी हो तो हम आरएम स्पेस करके फाइल नेम मेंशन कर सकते हैं और वो फाइल डिलीट हो जाएगी। यहाँ एक और कंसेप्ट आता है कि हम एक फ्लैग यूज कर सकते हैं डैश आर। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स या सब फाइल्स हैं,
तो वो सारी की सारी अगर हमें डिलीट करनी है तो हम डैश आर फ्लैग का यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फ्लैग। एक टच कमांड होती है जो जनरली एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे टच और स्पेस कोई फाइल नेम लिखेंगे विद फाइल एक्सटेंशन, तो वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट क्रिएट कर देगा। दूसरा जो कंसेप्ट होता है फाइल क्रिएट करने का, वो हम जी एडिट एक या नैनो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं हमारे। जैसे हमारे वर्ड वर्ड होता है विंडो के अंदर, उसकी जगह हम एक जी एडिट या फिर नैनो जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो वो एक फाइल ओपन कर देगा। और अगर हम एक्सटेंशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम डॉट पी वाई करेंगे तो वो एक पाइथन के एक्सटेंशन फाइल डाउन ओपन करेगा, क्रिएट करेगा। या अगर हम डॉट एम डी लिखेंगे तो वो मार्कडाउन में क्रिएट करेगा। या जैसे अगर डॉट आर लिखेंगे तो वो एक आर एक्सटेंशन वाली फाइल क्रिएट करेगा। ये mkdir एक और कमांड होती है जिससे हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं। मान लो अगर हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है और फिर उसके अंदर हमें कोई फाइल्स रखनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे mkdir, फिर उसके बाद हम फाइल फोल्डर का नेम लिखेंगे। कोई एक्सटेंशन नहीं लगानी होगी क्योंकि ये फोल्डर नेम होगा, सिंपल फोल्डर नेम लिखते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद हम cd करके उस फोल्डर का नाम मेंशन करेंगे तो हम उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। फिर टच करके हम वहाँ पे फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कोई फाइल है जैसे कि कोई भी टेक्स्ट फाइल या कुछ है, और अगर हमें उसका कंटेंट अगर हमें देखना है कि उस फाइल के अंदर क्या क्या है, ओपन नहीं करनी है अगर हमें वो फाइल, सिर्फ हमें व्यू व्यू करना है, तो हम सिंपली लिखते हैं कैट कमांड। कैट कमांड के बाद अगर हम फाइल नेम मेंशन करेंगे तो वो टर्मिनल के अंदर ही पूरी की पूरी कैट की पूरी डिटेल्स दे देगा उस फाइल के अंदर क्या क्या टेक्स्ट फॉर्मेट में है लिखा हुआ है। ठीक है। एक लेस कमांड होती है, लेस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को हम पेज के हिसाब से देख सकते हैं स्क्रॉल करके। एक हेड कमांड, ये जो दो कमांड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर हमें कभी सीक्वेंस की फाइल्स ओपन करनी होती है लिनक्स के अंदर, तो कई बार क्या होता है, प्रोसेसिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि बड़े बड़े सीक्वेंस को वो ओपन कर सके। तो अगर हम जैसे हमें कुछ लाइंस अगर हमें विजिबल करनी है, देखनी है, तो हम हेड कमांड का यूज करते हैं। अगर हम मेंशन कर देंगे हेड और फिर फाइल नेम, तो ये पहले फर्स्ट 10 लाइन शो कर देगा उस फाइल की। इसी तरह टेल का भी यूज कर सकते हैं, अगर हम टेल यूज करेंगे तो वो लास्ट की 10 लाइन शो कर देगा। अब मान लो जैसे कि अगर मुझे सिर्फ 5 शुरू की 5 लाइनें चेक करनी है उस फाइल के अंदर, ज्यादा नहीं चेक करनी है, तो हम एक फ्लैग लगा देंगे यहाँ पे, हेड स्पेस -5, या उसको बोल सकते हैं -5, तो स्पेस फाइल नेम, तो उससे हमें वो सिर्फ फाइल के 5 शुरू की लाइनें बताएगा। मान लो अगर मुझे 100 लाइनें देखनी है तो मैं -100 कर दूंगा। ऐसे ही पीछे की तरफ से देखनी है नीचे से, तो हम -5 करेंगे तो वो नीचे की 5 लाइन बताएगा। अगर हम -100 करेंगे तो वो लास्ट की 100 लाइन बसवाएगा। तो सीक्वेंस को कभी कभी, जैसे अगर हमें बड़ा बड़ा सीक्वेंस, अगर हमें बड़ी बड़ी फाइल्स होती है सीक्वेंस की, अगर हमें उसे ओपन करने में दिक्कत हो रही है, तो हम हेड और टेल के थ्रू भी उन फाइल्स को देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है उसके अंदर। और फिर आता है एक सर्चिंग फाइल्स का कंसेप्ट। तो एक ग्रैप एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो लिनक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होती है, क्योंकि इसको हम पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं। मान लो अगर हमें एक फाइल देखनी है, जैसे हमने हेड और टेल में देखा था कि हमें कुछ लाइंस हम चेक कर सकते हैं, बट अगर हमें कुछ फाइल के अंदर हमें कुछ एक पार्टिकुलर पैटर्न मैच करके एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हमें मान लो कोई एक फाइल है जिसके अंदर कोई एक वर्ड है एरर नाम से, हमें सिर्फ वही मैच करके चेक करना है कि वो है या नहीं है, तो उसको हम ग्रैप से यूज कर सकते हैं। ग्रैप जनरली क्या करता है, वो पैटर्न मैच करता है उस फाइल के कंटेंट से। तो जैसे कि इसको यूज करने का स्टेप होता है, जैसे कि हम ग्रैप लिखेंगे स्पेस लिख के, फिर पैटर्न को हम लिखेंगे, क्योंकि पैटर्न हमारा जो है कि यहाँ पर एक लेटर है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। फिर ग्रैप लिखने के बाद जैसे ही हम लिखेंगे पैटर्न, फिर उसके बाद हम फाइल नेम लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, उस फाइल को पूरा रीड करेगा, और जहां जहां पर एरर, जो पैटर्न जो मैच होगा, वो लाइन से शो करेगा खाली। फिर बाद में हम उसको किसी और फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। फिर एक कमांड होती है फाइंड, जो जनरली हमको जैसे विंडोज में जैसे एक सर्च का ऑप्शन होता है, उसकी जगह होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड फंक्शन, फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं, जो कोई भी फाइल ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फाइंड को /होम डाला है कि होम डायरेक्टरी में वो फाइंड करेगा। फिर हम यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं, और फाइल का ये भी एक फ्लैग है कि उसका नेम ये होगा। अब यहाँ पर हम फिर से स्ट्रिंग लगा रहे हैं, तो हम यहाँ डबल कोट लगा रहे हैं, और यहाँ पर स्टार का मतलब हम लिखते हैं कि ये ऑल डायरेक्टरीज, ऑल फाइल सर्च करेगा जिसकी एक्सटेंशन होगी txt। तो मान लो मेरी repeater डॉट अगर txt कोई फाइल है, तो वो भी
उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और कोई भी ऐसी कोई फाइल्स है जिसके पीछे डॉट टीएक्सटी लग रहा होगा, ये सबको फाइंड करके फिर मुझे एक लिस्ट आउट कर देगा। इसके अलावा फिर फाइल परमिशंस होती है। फाइल परमिशंस चेक करने के लिए पहले हमें, ये मैंने जैसे बताया था कि अगर डैश एल लगाते हैं तो ये इस तरीके का आउटपुट देता है। अब इस आउटपुट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ ये 6 फ्लैग्स होते हैं, जैसे दो ये होते हैं, 1 सेकेंड, दो ये होते हैं, दो ये होते हैं और दो ये होते हैं, सॉरी तीन ये होते हैं, तीन इधर होते हैं, तीन इधर होते हैं। ये तीनों चीज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट, ये जो 3 फ्लैग होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यूजर के ग्रुप है। और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये ग्रुप, ये सॉरी ये ऑनर के होते हैं। और ये जो तीन रिप्रेजेंट करते हैं ये ग्रुप के लिए। और ये जो 3 फ्लैग्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी अदर्स के लिए। तो इसमें भी तीन तरीके की चीज होती है। जैसे फर्स्ट में हमेशा आर आता है, नहीं अगर आर आता है तो हम उस पार्टिकुलर, मान लो जैसे ये ऑनर के लिए है, तो ऑनर को राइट की और रीड की परमिशन है, तो यहाँ पर आर है और डब्ल्यू है। अगर उसको कोई कोई प्रोग्राम भी है तो उसको एग्जीक्यूट करने की भी अगर परमिशन है तो यहाँ पर एक्स आएगा। इसी तरह जैसे ये जो तीन चीजें रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये किसी ग्रुप के अंदर है। जैसे यूजर ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है और ऑनर ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप को क्या परमिशन दी है किसी फाइल को छेड़ने के लिए। जैसे इसमें सिर्फ आर पे आर लिखा हुआ है, बाकी चीजें ब्लैंक छोड़ी हुई है, इसलिए किसी ग्रुप को रीड की परमिशन है सिर्फ। इसी तरह ये जैसे और अदर ग्रुप्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर सिर्फ रीड की परमिशन है। अगर हमें सबको सभी परमिशन देनी है तो यहाँ पर RWX ऐसे टाइप करके हमें परमिशन देनी होती है। परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर CH मोड। तो यहाँ पर ये क्या करता है, किसी भी फाइल को, मान लो हमारी एक फाइल है जैसे कि script.sh करके एक फाइल है, और हमें उससे परमिशन देनी है रीड राइट और एग्जीक्यूट की। तो यहाँ पर जैसे हमने ये बताया था, ये जो हमारा ये अल्फाबेटिकल वे में, यहाँ पर हमारा है ये न्यूमेरिकल वे में। अब न्यूमेरिकल वे में क्या है कि जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है, ये जैसे मैंने यहाँ 3 लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये फर्स्ट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है ऑनरशिप को, ये जो सेकंड लाइन है रिप्रेजेंट करती है किसी ग्रुप को, और ये रिप्रेजेंट करते हैं अदर्स को। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल कोड होता है। जैसे कि रीड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है 4। रीड के लिए रहता है हमारा 4। अगर उसे राइट के लिए भी परमिशन देनी है तो फिर फुल हो जाएगा उसमें 2। और अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हो जाएगा हमारा 1। अब जैसे यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 7 किससे मिलेगा, 4, 2 और 1 से मिलके बन रहा है, यानी कि जो हमारा ऑनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब जैसे यहाँ पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 4+1 की फॉर्म में, यानी कि जो ग्रुप है उसको सिर्फ राइट की, सॉरी रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पे अदर्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी उसे रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है किसी भी फाइल को। तो जब हम ये कमांड टाइप करेंगे CH मोड और फिर इस टाइप का कोड लिखेंगे, नंबर लिखेंगे और इस फाइल में लिखेंगे, तो इस फाइल को क्या होगा, ऑनर जो है वो रीड और राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है, जबकि ग्रुप और अदर्स जो है वो इसको राइट नहीं कर सकते, बट रीड भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब हम फाइल की ऑनरशिप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे को ये फाइल है, तो जैसे हमने इसकी परमिशन चेंज की थी यहाँ पे, हम इसकी ऑनरशिप भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं हम CH ओन। उसके बाद क्या रहता है, जैसे यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि कौन सा यूजर है, और फिर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि वो ग्रुप का नेम क्या है, फिर फाइल नेम आ जाएगा। उससे क्या रहेगा कि उस यूजर की ऑनरशिप चली जाएगी ग्रुप पे। ये बेसिक कमांड्स है, वैसे जनरली अभी मैं इंट्रोडक्शन ही कर रहा हूँ, इसके बाद मैं टर्मिनल के थ्रू भी ये बताता। एक हमारा जो मेन मेन प्रॉब्लम होती है लिनक्स के अंदर वो होता है प्रोसेसेस मैनेज करने का, क्योंकि प्रोसेसेस हमारी बहुत ज्यादा क्रैश करती है लिनक्स के अंदर। तो प्रोसेसेस को चेक करने के लिए हमारी एक कमांड यूज होती है, सिर्फ सिंपली टाइप करना होता है PS या फिर PS ऑक्स। इससे क्या होता है, एक्टिवेटेड जो भी कमांड्स होती हैं, जो भी हमारे प्रोसेस होती है वो सारी की सारी वो शो कर देगा कि कौन कौन सी हमारी रनिंग प्रोसेस है अभी करंटली में। इससे भी बेटर एक जो प्रोसेस इवैल्यूएशन के लिए जो चीज होती यूज होती है वो होती है टॉप। टॉप कमांड क्या करता है कि सारी की सारी प्रोसेस को विद टाइम विद इंटरवल सब सारी डिटेल्स वगैरह वो बता देता है। अगर ज्यादा ही एक बेटर वर्जन अगर हमें यूज करना है तो कमांड्स को चेक करने का, तो वो यूज करते हैं अगर हम एच टॉप। इसके अलावा एक और भी बहुत सारा एक और होता है, जैसे बैच टॉप भी हम यूज कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, ये थोड़ा सा ग्राफिकल कलरफुल रहता है, या ज्यादा अच्छे से बता पाता है, मतलब थोड़ा विजिबली थोड़ा सा बेटर रहता है ये देखने के लिए कि हमारी कौन सी कमांड रन हो रही है। टॉप थोड़ा सा सिंपली होता है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है। बैच टॉप और जो हैश टॉप होते हैं, ये एच टॉप होते हैं, ये हमारे थोड़ा सा मतलब
ग्राफिकली थोड़ा सा बेटर होते हैं हमारे टॉप के। और ये सिंपली कमांड है, अगर हमें एचटॉप इंस्टॉल करना है तो sudo apt इंस्टॉल करके एचटॉप हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब प्रोसेस को किल करना है तो प्रोसेस किल करने के लिए सिंपली किल लिखेंगे। और ये एक हमारी, जब हम एचटॉप या टॉप करते हैं तो वहां पर एक नंबर आता है। वो नंबर जो होता है वो उस प्रोसेस की एक आईडी होती है, उसको हम कहते हैं पीआईडी। तो अगर हम किल लिख करके सिंपल स्पेस दे करके प्रोसेस आईडी अगर हम मेंशन करेंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारी वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस आईडी वाली प्रोसेस है वो सिर्फ किल हो जाएगी। अगर हमें वो प्रोसेस किल करने में इश्यू हो रहा है, वो कोई मान लो अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर टास्क कर रही है कुछ, जैसे कि कोई क्रोम हो गया, उसको किल करने में हमें एक फोर्स किल का फ्लैग लगाना पड़ता है जिसको हम -9 लिखते हैं। तो हमें सिंपली लिखना होता है टर्मिनल में किल स्पेस -9, और फिर उसकी प्रोसेस आईडी मेंशन कर देंगे। तो वो जो भी प्रोसेस होगी फोर्सली किल हो जाएगी। कभी कभी हमारा जैसे क्रोम वगैरह हैंग हो जाता है, तो उस केस में हमें उसे ऐसे किल करना पड़ता है। और अगर हम जैसे किल ऑल लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगी ना, जैसे मल्टी प्रोसेस भी होती है, जनरली क्या होता है कि कोई भी एक प्रोग्राम होता है उसकी एक प्रोसेस नहीं होती, इसकी मल्टीपल प्रोसेस होती है। तो उसको किल करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं कि किल ऑल करके अगर हम प्रोसेस पेश करके प्रोसेस का नेम देंगे, तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांच प्रोसेस होगी उन सबको वो एलिमिनेट कर देगा। इसके अलावा हम पैकेज मैनेजमेंट यूज करते हैं अलग अलग। पैकेज मैनेजमेंट जनरली किस लिए यूज होता है, ये जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए होता है। तो अगर हम उबंटू की बात करते हैं, जनरली जैसे मोस्टली हम उबंटू यूज करते हैं, उबंटू में जो हमारा पैकेज मैनेजर यूज होता है वो होता है एपीटी पैकेज मैनेजर। और किसी भी अगर हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए सिंपली कमांड होती है एपीटी इंस्टॉल करके, और फिर पैकेज का हम यहाँ नेम मेंशन कर देते हैं। सूडो का यहाँ पर यूज ये होता है कि कोई पैकेज ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें एडमिन की परमिशन लेनी पड़ती है। यानी जैसे मैंने ऑनरशिप बताई थी कि ऑनर की परमिशन लेनी पड़ती है। मान लो अगर कोई ग्रुप या अदर्स वाले जो लोग हैं, वो अगर कोई एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं किसी मशीन में, तो उनको सूडो की परमिशन चाहिए होती है। तो अगर वो सूडो मेंशन करेंगे तो वो को उनको, जैसे हम विंडो में कभी देखा होगा किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं तो वहां पर लिखा होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये काम सूडो करता है। ये क्या करता है कि उसको प्रिविलेज देता है कि ये ऑनर की तरह उसको रन कर सके। इसका एग्जांपल देखो, जैसे sudo apt इंस्टॉल वीएलसी अगर हम करते हैं तो हमारा वीएलसी वाला प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है। एक होता है हमारा अपडेट करना, क्योंकि हमारे अपडेट्स जो है जनरली विंडो में तो क्लिक क्लिक के थ्रू होता है, बट यहाँ लिनक्स के अंदर हमें जो अपडेट करना पड़ता है वो इस कमांड के थ्रू करना पड़ता है। अगर हम sudo apt अपडेट लिखेंगे तो सिंपली जितने भी हमारे पैकेज इंस्टॉल्ड होंगे उन सबको ये अपडेट कर देगा। और मतलब जो भी अपडेट हमारे हैं वो बताएगा। अब उन अपडेट को चेक करने के बाद फिर वो बताएगा कि कितने पैकेजेस जो हैं वो अपग्रेड किए जा सकते हैं। तो उसको हम अपग्रेड करते हैं sudo apt अपग्रेड के थ्रू। सिंपली हम अगर लिखेंगे sudo apt अपग्रेड, तो हमारे जो भी पैकेजेस हमारे अपडेट के अंदर बताए गए हैं वो सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे। अब मान लो हमें कोई पार्टिकुलर पैकेज नहीं चाहिए, हमें वो यूज कर रहे थे लेकिन अभी वो अब नहीं चाहिए, उस पैकेट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो sudo apt रिमूव पैकेज नेम करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये एपीटी है, ये उबंटू के केस के लिए है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है सेल्फ सेल स्क्रिप्टिंग। इसको, इसमें जनरली क्या होता है कि हम एक फाइल जनरेट करते हैं जिसके अंदर हम सारी की सारी लिनक्स की कमांड अगर लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस कमांड को रन कर देता है। मतलब ऑटोमेटिकली एक फाइल होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जितनी भी कमांड्स उसके अंदर मेंशन होगी वो सारी की सारी रन करेगा। इसका जो मेन बेसिक हैश हेडर फाइल होती है उसमें हमें ये मेंशन करना होता है कि बिन डायरेक्टरी में जो बैश शेल है वहां पे जाके रन करती है। तो जैसे मैंने एको लिखा है, इसको एको हेलो वर्ल्ड, ये कमांड को मैंने इस फाइल के अंदर सेव सेव किया है नैनो करके। नैनो से मैंने एक फाइल ओपन करी, उसके अंदर मैंने ये कंटेंट दिया है, ये फाइल। फिर मैंने बाद में इसको परमिशन दी है कि ये एग्जीक्यूट हो सके मॉडिफिकेशन CH मोड के थ्रू, और फिर मैंने उसको ये रन किया है। इसके अलावा ये एक कंसेप्ट है कि अगर हमें रिमोटली एक्सेस करना है, तो ये मैंने बताया था कि ये मैंने भेजा भी था इसको, मैं गिटहब रेपो के थ्रू में मैंने ये गिटहब रेपो पे पोस्ट किया हुआ है अपना। ये जनरली क्या है कि यूनिवर्सिटी में जैसे हमें सिस्टम मिले हुए हैं, उन सिस्टम को अगर हमें एक्सेस करना है उन कमांड लाइन के थ्रू, तो हम टेल स्केल के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए मैंने गिटहब रेपो पे ये सब मेंशन किया हुआ है, उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा।